हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे बहुत कठिन मानकर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इस लेक्चर को यदि आप चाहो तो 5 मिनट में भी खत्म कर सकते हो, 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हो, 20 मिनट में, 1 घंटे में, हो सकता है 4 लेक्चर भी हो जाए फिर भी खत्म ना हो। लेकिन जितना आप इसमें समय देंगे बच्चों, उतना अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो पाएगा। आज का थोड़ा सा क्लास लंबा रहेगा, तब चीजें आपके मन में फीड हो पाएगी, है ना। इसके पहले आपने उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में अच्छे तरीके से बखूबी से पढ़ा है कि उपसहसंयोजी यौगिक में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसमें लिगेंड आकर के जुड़ते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होने चाहिए ताकि लिगेंड आकर के इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके। ठीक है। इसके बाद बर्नर का सिद्धांत आपने पढ़ा है ना, संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा बच्चों, और थोड़ा सा संयोजकता बंध सिद्धांत से हट करके आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आता है। थोड़ा सा बात करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। ये था संयोजकता बंध सिद्धांत, ये कहता था संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत। ये संयोजकता बंध जो सिद्धांत था बच्चों, ये कहता था कि आपके पास कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है, जैसे आपके पास मान लीजिए यहां पे कोबाल्ट है बच्चों, इसके साथ मान लीजिए NH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, NH3 जुड़ा है होल 6 से। ठीक है, 2 पॉजिटिव के रूप में है, तो मान लीजिए यहां पे मान लीजिए क्लोरीन है बच्चों, Cl2 है। ठीक है, अभी आप समझो, सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत ये कहता था कि कोबाल्ट जो है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके पास रिक्त डी कक्षक होने चाहिए, रिक्त कक्षक होने चाहिए, ताकि लिगेंड आकर के इलेक्ट्रॉन युग्म दे दे और आपका उपसहसंयोजी बंध बनाए। लेकिन प्यारे बच्चों, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसका सीधा अपोजिट है, बोलता है ये उपसहसंयोजी बंध बनते ही नहीं है। एक प्रकार से ये जो आपके पास लिगेंड है बच्चों, या तो ऋणात्मक हो सकता है या तो उदासीन होगा। तो यदि ऋणात्मक है तो डायरेक्ट केंद्रीय धातु परमाणु के पास जाएगा, तो ये धनात्मक की भांति कार्य करेगा और आणिक बंध बनाएगा। यदि ये उदासीन है तो इसका ऋणात्मक वाला जो परमाणु है वो इससे आकर्षित होकर के जुड़ेगा, और जिस प्रकार से आयनिक यौगिकों में बंध पाया जाता है, उसी प्रकार से उपसहसंयोजी यौगिक में बच्चों ये बंध पाया जाता है, आयनिक बंध। यानी प्रबलता के साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वो आकर्षित होते हैं। सीधा सीधा फंडा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, थोड़ा सा कथन समझिएगा। और एक चीज और है, जिन बच्चों को संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां या सीमाएं नहीं पता है, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कुछ कमी रह गई थी, इसी कमी को दूर करने के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आया। ठीक है, इसी कमी को दूर करने के लिए भाई, आप लोगों को पता है कि जब किसी सिद्धांत में कुछ कमियां पाई जाती है तो नया व्यक्ति आता है और उसके बारे में कुछ शोध करता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पढ़ना है कि इस सिद्धांत को दिया किसने है। तो इस सिद्धांत को देने वाला कौन बच्चों? संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए सन 1952 में ऑर्गल ने इस सिद्धांत का उपयोग संकुल में धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए कहा। अभी जस्ट मैंने आपको इसके पहले बताया कि संयोजकता बंध सिद्धांत यह कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितना चाहिए, मतलब जितना लिगेंड आ रहा है उतने रिक्त कक्षक होने चाहिए, है ना। और जो लिगेंड आकर के बच्चों उनके कक्षक के साथ क्या होते हैं? अतिव्यापन। लिगेंड के कक्षक और केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं और उपसहसंयोजी बंध बनाता है। लेकिन जो आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत सीधा सीधा उल्टा हो जाता है कि केंद्रीय धातु परमाणु है, लिगेंड आता है तो या तो हो सकता है ऋणात्मक प्रवृत्ति का होगा, या तो हो सकता है उसमें जो परमाणु है वो ऋणात्मक प्रवृत्ति का होगा, और केंद्रीय धातु परमाणु धनात्मक है, एक प्रकार से वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होंगे, और बच्चों वैद्युत आकर्षण बल के कारण उसमें आयनिक बंध होगी एक प्रकार से। ठीक है, तो सीधा सीधा बंध की प्रकृति को चेंज कर दिया गया। संयोजकता बंध में बताया कि उपसहसंयोजी बंध पाया जाएगा, लेकिन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आया बच्चों, सीधा ऑर्गल ने बताया कि उपसहसंयोजी बंध नहीं है बाबू, इसमें जो बंध है एक प्रकार से आणिक बंध की भांति है। ठीक है, तो पहले कथन आपको जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है तो कथन, बोर्ड एग्जाम के लेवल से मैं पढ़ाता हूं तो बोर्ड एग्जाम में तथ्यात्मक चीजों को लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऑर्गल ने बताया था कैसे संयोजकता बंध सिद्धांत में कमी थी। जैसे मैंने कहा बच्चों, उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1952 में ऑर्गल ने अपना सिद्धांत दिया।
कि उपसहसंयोजी यौगिक में किस प्रकार से बंध की प्रकृति, यानी बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया बच्चों, देखना कि संकुल निर्माण में भाग लेने वाले लिगेंड या तो ऋणायन होंगे या तो द्विध्रुवीय उदासीन अणु होंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है इस आधार पर बताया जाता है कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु बच्चों उसके साथ जो लिगेंड जुड़ता है तो लिगेंड को ऋणात्मक भाग मानेंगे तो वो धनात्मक भाग से आकर्षित होगा, यदि वो उदासीन है तो उस उदासीन परमाणु में एक ऋणात्मक भाग होगा वो आकर के जुड़ेगा। यानी लिगेंड जो है सबसे पहले उन्होंने बताया कि भैया लिगेंड या तो ऋणायन होगा या कि कोई उदासीन अणु होगा, उसमें भी उदासीन जैसे कोई अणु है, परमाणु तो हो नहीं सकता है, उदासीन अणु ही होगा, तो अणु में भी परमाणु है उसका ऋणात्मक भाग जाकर के जुड़ता है बच्चों। ठीक, दूसरा एक संकुल केंद्रीय धातु आयन तथा केंद्रीय धातु आयन को घेरे हुए लिगेंडों का संयुक्त समूह है। मतलब एक जो संकुल होता है उन्होंने क्या बताया, जो एक संकुल है वो आपका एक केंद्रीय धातु आयन और उसके चारों ओर जो लिगेंड आयन जो घेरे हुए हैं उनका एक समूह संकुल कहलाता है। देखो बच्चों पहले पॉइंट में उन्होंने क्या रखा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो लिगेंड या तो ऋणात्मक होगा या तो उदासीन होगा। ठीक है, ये चीज बताया। दूसरे में उन्होंने बताया भैया कि ये जो संकुल यौगिक है ना वो एक बंध बना करके नहीं बल्कि एक केंद्रीय धातु परमाणु आयन है उसके चारों ओर जो लिगेंड आयन है बिल्कुल संयुक्त रूप से जुड़े हुए रहते हैं। धातु आयन तथा लिगेंडों द्वारा संकुल निर्माण के समय में लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में अपने ऋणात्मक सिरे की ओर और धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब इसको जब हम डायग्राम के माध्यम समझाएंगे कि जब हम बात करते हैं किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में धातु आयन तथा लिगेंडों द्वारा संकुल निर्माण करते समय, यानी धातु आयन और लिगेंड, भाई धातु आयन के चारों ओर एकत्रित रहते हैं तो धातु आयन के पास जब लिगेंड आते हैं इस समय में जो आपका लिगेंड होता है ये बिंदु आवेश के रूप में होता है बच्चों, इसका यह ऋणात्मक सिरा है ना, और धातु आयन की ओर अग्रसर होता है धीरे धीरे। जैसे हम बात कर रहे थे कि केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु के पास लिगेंड जुड़ेगा तो लिगेंड आकर्षित होगा या कि पहले बच्चों आपका लिगेंड का ऋणात्मक भाग उस पर जुड़ेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट ये है बच्चों कि केंद्रीय धातु जब संकुल का निर्माण होता है क्या बोला गया, धातु आयन तथा लिगेंडों द्वारा, धातु आयन और लिगेंड, धातु यानी केंद्रीय धातु परमाणु है, लिगेंड आपस में जब बच्चों जुड़ते हैं तो जो लिगेंड होते हैं वो बिंदु आवेश की भांति है ना केंद्रीय धातु परमाणु की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यह चीज बताया गया है। बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य आकर्षण पूर्णतः वैद्युत स्थितिज होता है, कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता, अतः निर्मित बंध शुद्ध आयनिक होता है। यह चीज बहुत बड़ा फैक्ट की बात है बच्चों, सीधा सीधा बोला गया है। क्या बोला गया है कि बोला यह गया है प्यारे बच्चों कि आपका जो उपसहसंयोजी बंध था वो आपके संयोजकता वंश सिद्धांत के आधार पर बताया गया था, लेकिन यहां पर सीधा सीधा उसका विरोध किया गया कि जो आपका बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु है और उसके पास जो आपका लिगेंड जाएगा वो बिंदु आवेश के रूप में जाएगा। किस रूप में, बिंदु आवेश के रूप में जाएगा और वो आकर्षित होगा और उनके बीच जो बंध है वो आयनिक बंध होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज है ना कार्य करता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है कि लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। मेन यही फैक्ट है बच्चों कि लिगेंड जो है, लिगेंड जब है केंद्रीय धातु परमाणु को, भाई देखो लिगेंड एक परमाणु है उसमें भी कक्षक पाए जाएंगे, केंद्रीय धातु परमाणु है ना, आयन है उसमें भी कक्षक पाए जाते हैं। तो आयन लिगेंड के आयन एक दूसरे को आकर्षित तो हुए, लेकिन जो लिगेंड के आयन मतलब उनके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जन कैसे बढ़ेगा बच्चों उस पर हम बात करेंगे, बिल्कुल परेशान ना होना। धातु आयन के सभी कक्षकों की ऊर्जा वृद्धि समान रूप से नहीं होती, लिगेंडों के मार्ग में आने वाले कक्षकों की ऊर्जा अन्य कक्षकों की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का तात्पर्य केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड आ रहा है, लिगेंड आ रहा है तो ये आकर्षित होते, आयनों के कारण आकर्षित होते हैं। तो लिगेंड के आने से, लिगेंड के आने से उनके कक्षकों की ऊर्जा तो समान है, लेकिन लिगेंड आता है ऊर्जा वृद्धि करता है, लेकिन बच्चों उसके मार्ग में जो जैसे डी कक्षक के 5 कक्षक, डी में मतलब 5 कक्षक होते हैं, उनकी सबकी ऊर्जा सेम नहीं रहती है ना। जब हम वहां पे बच्चों जैसे मान लीजिए लिगेंड जा रहा है, बिंदु आवेश के रूप में लिगेंड जाएगा, लिगेंड जाएगा तो उसके मार्ग में जो कक्षक आएंगे उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसको हम एकदम विधिवत समझाएंगे, बिल्कुल परेशान ना होना। अभी समय थोड़ा समय दो, अभी मैं सिर्फ सारांश पढ़ रहा हूं बच्चों।
लिगेंडों के मार्ग का निर्धारण लिगेंड की प्रकृति, धातु आयन की प्रकृति लिगेंड की संख्या द्वारा होती है। यानी लिगेंड के जो मार्ग का निर्धारण है कि किस तरीके से जा रहा है, एक्स अक्ष में जा रहा है, एक्स वाई में जा रहा है, या आपके जेड अक्ष में जा रहा है, तो बच्चों लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु आयन के कक्षक में ऊर्जा वृद्धि में असमानता के कारण धातु आयन के कक्षक भिन्न ऊर्जा समूहों में विभक्त हो जाते हैं। यह विभाजन संकुल की ज्यामिति के अनुरूप विभिन्न प्रकार की होती है। मतलब जो डी कक्षक है बच्चों, वो ऊर्जा के आधार पर वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल परेशान न होना, ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसलिए करा रहा हूं बच्चों, क्योंकि एग्जाम में यदि आता है तो फिर आप लोग ये नहीं कहोगे कि सर ये आपने बताया नहीं था, है ना। चलिए क्लियर, तो ये कमियां थी, ये अपना पहला, ये दूसरा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे बच्चों। आप लोगों को थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इसको समझने के लिए आप लोगों के पास डी कक्षकों की, डी के कक्षक की बात करें बच्चों, डी के कक्षक कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर डी के आपके 5 कक्षक होते हैं। डी के 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक? 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, थोड़ा समझना बच्चों, समय लूंगा, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं कि जीवन में आप लोगों को ये कभी नहीं भूलेगा। डी के 5 कक्षक कौन कौन से बच्चों? डी के 5 कक्षक कौन कौन से, तो अभी हम यहां पे बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें, थोड़ा सा समय दें। डी के 5 कक्षक, डी के 5 कक्षक कौन कौन से? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और 5वां। जो पहला कक्षक होता बच्चों, इसे बोलते हैं डी एक्स बाय। दूसरा जो कक्षक होता बच्चों, इसे बोलते हैं डी बाय जेड। जो तीसरा कक्षक होता बच्चों, इसे बोलते हैं डी जेड एक्स। जो ये आपका चौथा कक्षक होता बच्चों, इसे बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। और जो बच्चों लास्ट वाला कक्षक होता है, इसे बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। ये आपके पास 5 कक्षक हैं। और पहले तो बच्चों किसी भी डी के बारे में बात करें तो इनकी ऊर्जा लगभग समान है। ये बच्चों पहले के लिए बात की जा रही है, दूसरे के लिए बात की जा रही है, तीसरे के लिए बात की जा रही है, ये चौथे के लिए बात की जा रही है, और ये 5वें के लिए बात की जा रही है, कि टोटल 5 कक्षक हैं। कितने कक्षक पे बच्चों? 5 कक्षक हैं। ठीक है सर, 5 कक्षक हैं, मान गए। अच्छा, यदि हम बात करें इनके आकार की पेरे बच्चों, तो आप सबको पता है कि ये एक्स और वाई के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है। मान लीजिए एक्स अक्ष है बच्चों, ये वाई अक्ष है, तो ये जो डी का आकार होता है, ये डमरू नुमा बच्चों, डमरू नुमा आपका मान लीजिए ये हो गया, ये ऐसा हो गया, और इधर ऐसा हो गया। एक्स और वाई के बीच में है, अक्ष पर नहीं बच्चों, इसका आकार जो बनेगा अक्ष पर नहीं है, एक्स और वाई के बीच में है। जब यदि इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे, तो यहां पर यदि हम इसका आकार देखते हैं, तो ये आपका बच्चों वाई है। यदि वाई अक्ष है बच्चों, तो ये जेड अक्ष हो गया, है ना, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अभी यहां पर समझना, तो इसका जो आकार है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से होगा, वाई और जेड के बीच में है। बोलोगे सर सेम है, लेकिन अक्ष चेंज है बच्चों, अक्ष चेंज है। अच्छा, अब यहां पर आप सर इसको बता दो, इसके बारे में बात करते हैं, तो ये आपका बच्चों हो गया वाई और ये जेड हो गया, तो ये आपके पास वाई और जेड के बीच में है बच्चों। ठीक है, किसके बीच में? वाई और जेड के बीच में है। ठीक है, अभी आप समझने की कोशिश करना। अब यदि हम बात करते हैं कि यहां पे डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर, ये कैसा होगा, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में देखेंगे बच्चों, देखना, ये आपका बच्चों यदि एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो यहां पे जो इसका आकार बनेगा कुछ इस तरीके से, ये एक्स अक्ष में भी है और वाई अक्ष में भी है। मतलब बच्चों डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये अक्ष में है ना। मतलब पहले जो 3 कक्षक हैं वो किसी अक्ष पे नहीं है, वो अक्षों के बीच में स्थित रहते हैं। और यदि बच्चों 3D में यदि हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये अक्ष पे है बच्चों। अब जैसे मैं बात करता हूं कि यहां पे मान लीजिए आपके पास बच्चों एक्स है, ठीक है, मान लीजिए आपका वाई है और ये जेड है, तो ये जेड में ही रहता बच्चों, जेड में ही रहता है, और कुछ इस तरीके से आपका, ठीक है, और बीच में बच्चों आप लोगों को हो सकता है याद हो, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, मतलब जेड अक्ष में ही रहता है। ठीक, तो ये तीनों चीज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम प्लस माइनस के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ एक आकार के रूप में आपको समझाना चाहते हैं कि डी कक्षक में बच्चों, अब देखो यहीं पे बात समझ में आएगी। यदि कोई इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन मतलब कोई बिंदु आवेश से बीच में आया, तो बीच वाले की ऊर्जा बढ़ेगी। यदि एक्स अक्ष पर आया बच्चों, एक्स वाई पर आया, तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी।
यदि जेड अक्ष पे आए तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब जहां पे समझने की कोशिश करिएगा, जो लिगेंड है, लिगेंड के आयन आएंगे और जहां पर आकर के टकराएंगे वहां पे ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी, वहां पे ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी। और बच्चों बढ़ने के कारण ये टूट करके अधिक ऊर्जा वाला अलग होगा बच्चों, कम ऊर्जा वाला अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये जो वाला विभाजन वाला भाग है इसे बोल देंगे बच्चों बिपाटन। क्या बोलेंगे बच्चों? बिपाटन। क्या? बिपाटन, यानी डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र में बिपाटन हो जाता है। ठीक है, बिपाटन हो जाता है। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देखना, जैसे बात करते हैं आपका है क्रोमियम और NH3 का होल 6, NH3 का होल 6 और 3 पॉजिटिव है। ठीक है, ये अष्टफलकी होता है। कैसा होता है? अष्टफलकी। कैसा होता है प्यारे बच्चों? अष्टफलकी। कैसा होता है? अष्टफलकी होता है। कैसा होता है? अष्टफलकी। देखिएगा विपाटन आपको समझा रहा हूं कैसे विपाटित होता है, यानी डी कक्षकों के लिए। हाँ, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत केवल डी कक्षक के लिए विपाटन के बारे में बताता है बच्चों, दूसरे के लिए बताता भी नहीं, दूसरे के लिए बताता भी नहीं। जैसे मान लीजिए यदि मैं बात करता हूं अष्टफलकी कैसे है, तो अष्टफलकी के लिए आप बताओगे कि सर हमारे पास क्रोमियम है। क्या है? क्रोमियम है। क्रोमियम के साथ प्यारे बच्चों लिगेंड जुड़े हुए हैं। कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6। तो यहां पे आपका एक NH3 जुड़ा हुआ है। एक NH3 आपको पता है कि इधर जुड़ा रहता है प्यारे बच्चों। एक NH3 मान लीजिए यहां पे जुड़ा हुआ है, एक NH3 आपका यहां पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आपका एक NH3 यहां पे जुड़ा हुआ है, एक NH3 आपको यहां पर जुड़ा हुआ है। अभी सिर्फ समझने की बात है। ठीक, ये आपके पास बच्चों जुड़े हुए हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि इनके अक्ष के बारे में, तो आपका ये जो अक्ष है बच्चों, इसको मानते हैं हम, मान लीजिए हम जेड अक्ष मानते हैं। कौन सा अक्ष? जेड अक्ष। ठीक है, इसको एक अक्ष मान के चलते हैं बच्चों, मान के चलते हैं बाई अक्ष। कैसा अक्ष है बच्चों? बाई अक्ष। और यदि हम बात करते हैं ये जो अक्ष है, एक अक्ष यहां भी होगा, ये आपका जेड अक्ष होगा। ठीक है, क्या? जेड अक्ष होगा। ठीक, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। थोड़ा सा डायग्राम इसका उल्टा हो गया है, ये ऐसा होना चाहिए तो और अच्छा रहता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूं। मतलब ये आपका मतलब एक अक्ष है, ये भी आपका अक्ष है और ये भी अक्ष है। जब अष्टफलकीय कोई भी यौगिक है जिसकी संरचना अष्टफलकी बनती है, तो उसमें जो लिगेंड आते हैं, वो लिगेंड आते हैं बच्चों एक्स अक्ष पर आ रहे हैं, वाई अक्ष पर आ रहे हैं और जेड अक्ष पर आ रहे हैं। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई लिगेंड है बिंदु आयन के रूप में केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक के पास जाता है, तो उसके अक्ष पर, उसके मार्ग पर जो भी कक्षक आएंगे उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। मतलब ये जो आपका बच्चों NH3 है वो वाई अक्ष पे आया, ये आपका एक्स अक्ष पे आया, ये आपके जेड अक्ष पे आया, और जेड अक्ष पे आया तो इसका मतलब प्यारे बच्चों वो जेड अक्ष की ऊर्जा को बढ़ाएगा। और यदि एक्स और वाई के लाइन पर आया, मतलब वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की ऊर्जा को बढ़ाएगा। क्या करेगा बच्चों? बढ़ाएगा। समझने की कोशिश करिएगा कि यदि लिगेंड जो है वो बिंदु आयन के रूप में आते हैं, कहां आते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के पास, तो उसके पास आने से उसकी कक्षक जो सामने आएगी उसकी ऊर्जा को वो बढ़ा देगा, उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। फिर से समझने की कोशिश करना बच्चों, ये छोटा मोटा चीज नहीं है, मेटल है, ये मेटल है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, इसका एक बच्चों अक्ष इस तरीके से हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। कौन सा अक्ष हो गया बच्चों? जेड अक्ष हो गया। मैं कहता हूं कि एक अक्ष ऐसा है, इसका एक अक्ष ऐसा है, इसको कौन सा अक्ष दे दिया? बाई अक्ष हो गया बच्चों। कौन सा अक्ष हो गया? बाई अक्ष हो गया। इसका एक अक्ष ऐसा है जिसको मैंने बोल दिया बच्चों एक्स अक्ष हो गया। कौन सा अक्ष हो गया? एक्स अक्ष हो गया। अब इस मेटल में बच्चों ऋणात्मक आयन आ रहे हैं, जैसे एक यहां पे जुड़ गया। ठीक है, एक यहां पे जुड़ गया बच्चों, एक मान लीजिए यहां पे जुड़ गया, एक यहां पे जुड़ गया। ठीक है,
एक यहां पे जुड़ गया, एक यहां पे जुड़ गया। ठीक, समझना तो है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। कुछ भी नहीं है, एक यहां पे जुड़ गया, अक्ष पे ही जुड़ रहा है ना, अक्ष पे ही जुड़ रहा है, और एक आगे जुड़ गया यहां पे। इस तरीके से ये जो लिगेंड है बच्चों, उसके अक्ष में ही तो आ रहे हैं, उसके अक्ष में ही तो आ रहे हैं भाई, उसके अक्ष में ही तो आ रहे हैं। और जब अक्ष में आएंगे बच्चों तो उसके अक्ष की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये ठीक बच्चों। तो ये अष्टफलकी आप लोगों को सबको पता है भाई, अष्टफलकी कैसे बनता है बच्चों, अष्टफलकी सबको पता है। तो इसके अक्ष पर ये देखो जेड अक्ष पर आया, ये कौन से अक्ष पर आया, ये एक्स अक्ष पे आया, और इसको हमने बाई माना तो बाई अक्ष पर आया। यानी अष्टफलकीय वाले, जो भी अष्टफलकीय वाले उपसहसंयोजी यौगिक होंगे उनमें जो बिंदु आयन है बच्चों, है ना, सीधा सीधा केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक में जो अक्षीय मतलब डी कक्षक में जो बच्चों एक्स अक्ष में जो कक्षक है, बाई अक्ष में है जो जेड अक्ष में है, उनकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। क्या करेगा बच्चों, बढ़ा देगा। थोड़ा सा आप लोग देखो, ऐसा क्यों बोला सर, क्योंकि यदि जो पहले तीन कक्षक के बारे में बात करते हैं तो पहले जो तीन कक्षक है डी एक्स बाई डी बाई जेड डी जेड एक्स, ये अक्षों के बीच में स्थित रहते हैं, और दो कक्षक बच्चों ये अक्ष पर ही स्थित हैं। और जो आपके पास लिगेंड बिंदु आयन के रूप में आ रहे हैं वो अपने मार्ग में जो भी कक्षक आएंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। तो हम सिंपल सा बच्चों कि एक्स और बाई अक्ष पे ये कक्षक है और ये जेड अक्ष पर कक्षक है, तो इनकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। ठीक है, हो सकता है कथन में आप लोगों ने देखा हो कि धातु आयन के कक्षों में ऊर्जा वृद्धि असमानता कारण, इसके नहीं बच्चों और भी कहीं पे था, है ना। हाँ देखो, लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के कक्षकों की ऊर्जा वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि कैसे होती है, जैसे जैसे बच्चों उसके पास आता है तो ऊर्जा वो ट्रांसफर करता है, तो ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। धातु आयन के कक्षकों में ऊर्जा वृद्धि असमानता के कारण इनमें बच्चों दो भागों में भिन्न ऊर्जा के कारण ये दो भागों में बढ़ जाता है। इसी डी कक्षकों के बंटने को बच्चों हम बी पाटन कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बी पाटन कहते हैं। तो इतना क्लियर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये डी कक्षक क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि जब लिगेंड आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक के सामने बच्चों जाएगा, तो जो कक्षक सामने आ रहा है उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा, फलस्वरूप डी के कक्षक में विपाटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विपाटन हो जाएगा। चलिए, एक पेज नहीं है इस पे, मैं भी आपको पेज भी ला करके दिखा दूंगा लास्ट में बच्चों। फिलहाल अभी यहां पे अपन तो इसका थोड़ा सा बी पैटर्न समझ लेते हैं। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम बनाया था। प्यारे बच्चों, मैंने कहा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे बच्चों डी कक्षक के बारे में आप लोगों को है ना थोड़ा समझना है। देखना यहाँ पे बच्चों ये आपके पास डी कक्षक है, मान के चलता हूं डी कक्षक है। थोड़ा इसको एक काम करते हैं, चलो ये जो डी कक्षक है बच्चों, ये कितने कक्षक हैं, 5 कक्षक हैं। कितने कक्षक हैं, बड़े प्यार से अष्टफल के लिए ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक जिनकी अष्टफलकीय संरचना है, ऐसे उपसहसंयोजी जिनकी अष्टफलकीय संरचना है बच्चों। कैसी है, अष्टफलकीय संरचना है। ये 5 कक्षक हैं। क्या बच्चों, 5 कक्षक हैं। अब ये भी 5 कक्षक हैं। जैसे ही लिगेंड इनके पास आता है तो इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इनकी ऊर्जा में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। इनके ऊर्जा में थोड़ी सी वृद्धि हो गई। ठीक है सर। अब वृद्धि होने के बाद, वृद्धि तो होता है, लेकिन बच्चों इसमें मैंने ये बोला कि जैसे अष्टफल की है तो ये पहला तो आपका क्या बच्चों, डी एक्स बाय, दूसरा डी बाय जेड, तीसरा
dz(x), चौथा dx² फिर ये dz²। तो प्यारे बच्चों यहां पे अष्टफलकीय यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु के पास लिगेंड आते हैं वो अक्ष पर अटैक करते हैं, और अक्ष पर अटैक होने के कारण अक्ष वाले कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये इसमें से आप लोग यदि डायग्राम बनाओगे तो इसी में दो भागों में बांट सकते थे, लेकिन पहले तो आ रहा है तो सभी कक्षक प्रभावित होंगे, तो उनमें बच्चों ऊर्जा बढ़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे हमने बढ़ा दिया। अब ये दो भागों में बढ़ता है बच्चों, ये दो भागों में बढ़ता है। एक तो जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, जैसे आप लोगों को पता है कि बच्चों ये dx² dz², ये दो कक्षक, लास्ट के दो कक्षक है, इनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसलिए इसको ऊपर अपन ने दर्शा दिया। और नीचे जो है बच्चों इनकी ऊर्जा थोड़ी सी कम होगी, इसलिए तीन कक्षक को नीचे कर दिया। यानी ये जो आपका बच्चों dx² है, और ये बच्चों आपका dz² है। ये आपका पहला है dx/d/z और dz(x). दो क्षेत्रों में क्यों विपाटित हुआ? बार बार कहता हूं कि भाई लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु के पास आते हैं, जब आते हैं बच्चों तो उनके मार्ग में जो भी कक्षक आएगा उनका ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों सिंपल है, ये अक्ष वाले अक्ष पर लिगेंड आ रहे हैं तो अक्ष की ऊर्जा बढ़ेगी, अर्थात बच्चों dx² dz, लास्ट के दो कक्षकों की ऊर्जा बढ़ेगी, इसलिए इसका नाम बोलते हैं बच्चों Eg, इनका नाम बोलते हैं Eg। क्या बोलते हैं? Eg, और इनका नाम बोलते हैं बच्चों T2G। ठीक है, T2G। अब यदि इनकी ऊर्जा स्तर की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस रहता है प्यारे बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस रहता है। इनमें थोड़ा सा, इनमें बच्चों अधिक ऊर्जा है और नीचे वाले में कम ऊर्जा है, इन दोनों में डिफरेंस रहता है, और यही क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है और कुछ है नहीं भाई। जैसे मैं कहता हूं, इसको बच्चों अपन दर्शाते हैं टोटल एनर्जी, यहां पे इसको हम टोटल एनर्जी को ऐसा डेल्टा नॉट से दर्शाते हैं कि टोटल दोनों में डिफरेंस कितना है, डेल्टा नॉट से। और यदि बच्चों बात करते हैं एक भाग है तो 0.4 ऊपर वाला होता है, 0.6 ऊपर वाला होगा, 0.4 नीचे वाला होगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम होगी। तो ये बच्चों थोड़ा सा इसको और अधिक आप लोग ऐसा कर लेना, तो क्योंकि इसकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होगी बच्चों, इसकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होगी, है ना, इसकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होगी, तो इसकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है बच्चों, इसलिए यहां पे जो गैप होगा वो 0.6 डेल्टा नॉट, इसकी जो ऊर्जा गैप है बच्चों 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक, ये दो भागों में संयोजित हो गया। ठीक, इसका जो टोटल भाग है बच्चों डेल्टा नॉट, यानी एनर्जी, यानी डेल्टा नॉट का दो भाग हो गया, इसका ज्यादा भाग हो जाता है और इसका कम हो जाता है बच्चों। इसका जो टोटल भाग है फिर बच्चों यहां से यहां तक का डेल्टा नॉट यदि हमने रिप्रेजेंट किया है तो इसका 0.6 भाग ऊपर है, 0.4 भाग बच्चों डेल्टा, दोनों को जोड़ देंगे तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा। यानी इधर वाला भाग अधिक है, इधर वाला भाग, इनमें कम ऊर्जा अंतर है, इसमें ज्यादा ऊर्जा का अंतर, क्योंकि इन्होंने ऊर्जा प्राप्त कर लिया किससे? लिगेंडों से। ठीक है, अब बच्चों जब लिगेंड आते हैं, देखो जब उपसंयोजी सिद्धांत संयोजकता वंश सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रबल लिगेंड क्षेत्र आएगा, यदि प्रबल लिगेंड क्षेत्र आता है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन क्यों हो जाता है बच्चों? जैसे मान लीजिए लिगेंड आया है ना, इनकी ऊर्जा बढ़ गई, दो भागों में बट गया, यदि बच्चों उसको खर्च करने के लिए कम ऊर्जा है उसके पास तो यहीं पे आकर जमा हो जाएगा, यहां जाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है भाई, मैं कहता हूं कि कोई लिगेंड आ रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देने के कारण उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन के पास कम ऊर्जा की जरूरत है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन क्यों यहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहीं आकर के व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां ना भर करके यहीं पे आ जाता है, इसलिए व्यवस्थित हो जाता है बच्चों, क्योंकि इसकी ऊर्जा बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है, उतनी ऊर्जा क्यों खर्चा करेगा भाई, तो यहीं पे आकर के जमा हो जाता है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का मेन पॉइंट है, की पॉइंट है। ठीक है, कि किस प्रकार से बच्चों डी कक्षकों का विपाटन होता है और डी कक्षकों के विपाटन के बाद इनका बच्चों ऊर्जा स्तर कैसे होता है। Eg को रिप्रेजेंट करें, T2G की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बच्चों आप लोगों किसके लिए बात कर लिया मैंने? अष्टफलकी के लिए बात कर लिया, अष्टफलकी के लिए बात कर लिया। सारा पॉइंट, एक एक पॉइंट इन्हीं में सभी में छिपा हुआ है।
ठीक है, क्या है कि संकुल निर्माण में भाग लेने वाले लिगेंड ऋणायन या द्विध्रुव उदासीन अणु होते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत बताया कि बच्चों जो भी यहां पे मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताया कि संकुल में जो लिगेंड है यहां पर बच्चों ऋणायन होंगे। यदि मान लीजिए NH3 जुड़ा हुआ है, NH3 क्या जुड़ा, NH3, तो इसको तोड़ोगे बच्चों तो नाइट्रोजन ये आपका ऋणात्मक भाग होगा। कैसा भाग होगा, ऋणात्मक भाग होगा। कैसा भाग होगा बच्चों, ऋणात्मक भाग होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी अणु उदासीन है तो उसके भी दो भाग हैं, एक ऋणात्मक भाग और एक उदासीन भाग है बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? तो आप लोग जब संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉन युग्मन क्यों हो जाता है? क्योंकि इनमें ऊर्जा का डिफरेंस हो गया, ये कम ऊर्जा वाला, ये अधिक ऊर्जा वाला है। अब इलेक्ट्रॉन युग्मित, भाई इलेक्ट्रॉन को हम भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम कम ऊर्जा में ही काम चलाएंगे तो यहीं पे भर जाएगा बच्चों। यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, यदि ये स्थिर होते बच्चों तो इलेक्ट्रॉन वहां भी जा सकता था, लेकिन कम ऊर्जा वाले के साथ उसके पास एनर्जी पावर कम है और बोलता है भैया हमें ज्यादा एनर्जी लेना ही नहीं है, तो आगे काहे कूदेंगे भाई, हम अधिक ऊर्जा वाले में काहे जाएंगे, क्यों खपत करेंगे, है ना। जैसे मैं कहता हूं कि ये मान लीजिए इसकी एनर्जी पावर 40 है, इसकी एनर्जी पावर 60 है और इलेक्ट्रॉन आया बोला भैया हमारे पास 40 है, तो हम यहीं पे आकर जमा हो जाएंगे, हम 60 वाले के पास नहीं जाएंगे। सीधा सा सिंपल सा कहानी है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो तो आगे की बात करते हैं। ये आपका बच्चों अष्टफलकी के लिए था, अष्टफलकी के लिए। यदि कोई चतुष्फलकी यौगिक आ जाए, चतुष्फलकी कोई भी एक उदाहरण ले लो आप लोग, चतुष्फलकी का कोई एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चों चतुष्फलकी का, तो अच्छा रहेगा। चतुष्फलकी जैसे आपका जिंक CN4, जिंक है बच्चों, जिंक है, Cn का होल 4 है, ये Zn2 नेगेटिव है। ठीक, कोई बात नहीं है, ये आपका चतुष्फलकी है। चतुष्फलकी कैसे समझोगे, चतुष्फलकी कैसे समझोगे बच्चों? चतुष्फलकी के लिए बात को समझना थोड़ा सा। चतुष्फलकी समझने के लिए अपन को क्या करना है, देखना बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये आपका मान लीजिए वर्ग है और यहां पे एक और वर्ग बना लो, तो ये प्यारे बच्चों आपका घन बन जाता है। ठीक सर, अब मैं कहता हूं कि इस पे आयन देता हूं। एक यदि यहां पे आयन है तो इसको छोड़ दो, यहां पे आयन लगा दो। यदि यहां पे आयन है बच्चों तो इसको छोड़ दो, यहां पे आयन लगा दो। ठीक है, और यदि आप लोग बच्चों इसके बाद इसको छोड़ दो तो यहां पे आयन लगा दो। एक के बाद एक आयन छोड़ना है और एक को लगाना है। ठीक है, ये आपका आयन हो गया। ठीक, और मेटल आपका यहां पे बच्चों, मेटल आपका यहां पे प्लस के रूप में है, मान लीजिए N पॉजिटिव है। तो अब इसमें भी 3 अक्ष होंगे। 3 कौन सा अक्ष होगा, एक तो ये अक्ष हो गया, एक तो ये अक्ष हो गया बच्चों। ठीक है, एक आपका ये अक्ष हो गया, 2 अक्ष हो गए। तो गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, गड़बड़ हो गया सर, 2 अक्ष। पहले तो आप एक काम करो सर, एक काम करो, इनके लिगेंडों के साथ इसको जोड़ दो। एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये लिगेंड के साथ। चतुष्फलकी के बनाने के लिए इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इनको जोड़ दो और इनको जोड़ दो। ये हुआ भैया, ये हुआ। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसमें 3 अक्ष होंगे, 3 अक्ष होंगे, X, Y और Z। 3 अक्ष होंगे बच्चों, अभी अक्ष नहीं है, समझना। 3 अक्ष होंगे, कौन से 3 अक्ष होंगे, 3 अक्ष होंगे। कितने अक्ष बच्चों, 3 अक्ष। 3 अक्ष में आपका देखना, एक आपका ये अक्ष होगा बच्चों, ये Z अक्ष हो गया। क्या हो गया, Z अक्ष हो गया। ठीक, एक आपका बच्चों ये ऐसा X अक्ष होता है। ठीक, और एक ऐसा इसके बीच में होता बच्चों Y अक्ष। ठीक, अब बताओ कि कोई आयन जो है वो अक्ष में है कि नहीं, बताना जरा। ये चतुष्फलकी बनाने का तरीका है बच्चों। ये चतुष्फलकी, इस तरीके से आपका चतुष्फलकी बनता है। यानी जो आपको बच्चों ये कलर दिख रहा ना, गुलाबी कलर, ये चतुष्फलकी आकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुलाबी जो है ये चतुष्फलकी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये जो लिगेंड है किसी अक्ष में है क्या? ये वाला जो लिगेंड है बच्चों, कोई कहीं पे, ये जो आपका एक लिगेंड ये हो गया,
एक लिगेंड ये हो गया, एक लिगेंड ये हो गया, एक लिगेंड ये, 4 लिगेंड के जो अणु हैं इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ते हैं और उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या किसी अक्ष में है क्या किसी अक्ष में है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, किसी अक्ष में नहीं है। जब किसी अक्ष में नहीं है तो कहां पे है? अक्षों के बीच में है। कहां पे है? अक्षों के बीच में है। जब अक्षों के बीच में है, जब अक्षों के बीच में है तो आप सबको पता है कि ये किन ऊर्जाओं को बढ़ाएंगे? डी कक्षक के किन, मतलब डी के किन कक्षकों की ऊर्जा को बढ़ाएंगे? बताओ जरा। तो आप बता सकते हो कि सर डी के, यहां पे आप सबको पता है कि डी के कितने कक्षक होते हैं? डी के 5 कक्षक होते हैं। डी के कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक कौन कौन से? यहां पर देखना बच्चों, डी के 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक? 5 कक्षक। एक आपका होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो अब ये जो आपके चतुष्फलकी की बात करते हैं, जो चतुष्फलकीय यौगिक में जो भी यौगिक चतुष्फलकी होगा उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है बच्चों, उसमें जो लिगेंड आएंगे वो लिगेंड किसी अक्ष पे अटैक नहीं करेंगे बल्कि अक्षों के बीच पे आते हैं। तो जो अक्षों के बीच में डी कक्षक होगा उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। अष्टफलकी में क्या देखा था आप लोगों ने कि ऊर्जा किसकी बढ़ी थी? ऐसे डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ी थी जो अक्ष में, जिसका आकार अक्ष में बच्चों, जो अक्ष में स्थित है। लेकिन चतुष्फलकी में डी के ऐसे कक्षकों की ऊर्जा बढ़ेगी जो अक्ष में नहीं है बल्कि अक्षों के बीच में है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये आप लोगों ने बारीकी से यहां पे समझा था बच्चों कि ये 3 जो कक्षक हैं, ये पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, ये जो कक्षक हैं वो अक्षों के बीच में ही स्थिर रहते हैं। कहां रहते हैं बच्चों? अक्षों के बीच में स्थिर रहते हैं। तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी। अब ये 2 भागों में बटेगा बच्चों। कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में बटेगा। अब 2 भागों में तो जिसकी ऊर्जा पेरे बच्चों अधिक होगी उसको ऊपर रखेंगे, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसको नीचे रखेंगे। जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसको हम ऊपर रखेंगे, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसको नीचे रखेंगे। तो यहां पे प्यारे बच्चों हम यहां पे इसको 2 ऊर्जा किस बार 3 की बढ़ेगी सर? 3 की बढ़ेगी और 2 की बच्चों कम रहेगी। ठीक है। यदि टोटल की बात करते हैं तो इसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डेल्टा नॉट से न लगा डेल्टा टी। तो यहां पे बच्चों इसका जो एक वैल्यू है तो यहां पर 0.4 हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक। यदि यहां पे बात करते 0.6 डेल्टा टी। इसकी ऊर्जा बच्चों यहां से यहां तक की बात की जा रही थी, यहां से यहां तक की बात की जा रही थी, इसकी यहां से यहां तक की बात की जा रही थी, इतना है। और इसमें एनर्जी यहां पे। ठीक। ये आपका क्या है बच्चों? डी एक्स बाय डी बाय जेड, डी जेड एक्स। ये आपका डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर पे बच्चों। ठीक। तो ये आप लोगों को पता चला कि ये इस बार dx बाय डी बाई जेड, डी जेड एक्स की ऊर्जा क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये जो चतुष्फलकी होता है इसमें जब लिगेंड अटैक करते हैं बच्चों तो अक्ष पे नहीं, अक्षों के बीच में आकर के प्रवेश करते हैं। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यही तो कहता है कि जहां पर भी लिगेंड आयन जाएंगे अपने सामने अपने मार्ग के कक्षकों की ऊर्जा को बढ़ा देंगे। और ऊर्जा पहले समान होता है लेकिन लिगेंडों के कारण इनकी ऊर्जा में डिफरेंस आ जाती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है बच्चों। यही आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहता है। कई प्रकार से चीजें आप लोगों ने यहां पे समझ लिया बच्चों। अब यहां पर देखो कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन कहां होगा, किस आधार पर होगा बच्चों? वो यहां पे प्रबल लिगेंड क्षेत्र के आधार पर डिसाइड होता है। ठीक है। यदि मान लीजिए जिसकी ऊर्जा अधिक है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके पी कक्षक में भी जा सकता है। तो ये चीज, दोनों चीज आप लोगों ने समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से आप लोग यहां पे समझ लो बच्चों। ये कारण मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज यहां पे है। पहला पॉइंट क्या था? संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए ऑर्गल द्वारा ये दिया गया था। क्या क्या दिया गया बच्चों? कि संकुल निर्माण में भाग लेने वाले, उन्होंने सीधा सीधा संयोजकता बंध सिद्धांत का सीधा खंडन कर दिया। खंडन क्या कर दिया कि संयोजकता बंध सिद्धांत में बोला भैया उपसहसंयोजी बंध बनता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके पास लिगेंड आकर के आयन के रूप में आकर्षित होता है।
और जब आकर्षित होता है तो सीधा सीधा आयनिक बंध बनाएगा। पहला पॉइंट है बच्चों की संकुल निर्माण में भाग लेने वाले लिगेंड ऋणात्मक या द्विध्रुव उदासीन अणु होंगे। या तो ऋणात्मक होगा लिगेंड आकर के, या तो उदासीन होगा। उदासीन में भी दो पार्ट होंगे, उदासीन अणु है, अणु में भी दो भाग होते हैं बच्चों। कोई अणु दो चीजों से मिलकर, एक धनात्मक ऋणात्मक भाग से, तो उसमें भी ऋणात्मक भाग होगा। दूसरा, यदि एक संकुल केंद्रीय धातु आयन तथा केंद्रीय धातु आयन को घेरे हुए लिगेंड का संयुक्त रूप है, यानी जो संकुल का बनना होता है वो एक केंद्रीय धातु परमाणु और एक जो आपके लिगेंड होते हैं उनके चारों ओर से क्या है, संयुक्त रूप से जब वो जुड़ते हैं तो एक संकुल यौगिक बनाता है। धातु आयन तथा लिगेंडों द्वारा संकुल निर्माण के समय में लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में अपने ऋणात्मक सिरे की ओर से धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे ये आप लोगों ने डायग्राम में देखा बच्चों कि यहाँ पे ये आपके लिगेंड है, ये लिगेंड धातु परमाणु की ओर आते हैं, ना कि जाकर के जुड़ करके उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो लिगेंड है बच्चों ऋणात्मक है उसकी ओर अटैक करते हैं, उसके पास आने की कोशिश करते हैं। ये चीज है बच्चों यहाँ पर कि धातु आयन तथा लिगेंडों द्वारा संकुल निर्माण के समय में जब संकुल बनता है तो लिगेंड जो है बच्चों बिंदु आवेश के रूप में केंद्रीय धातु परमाणु की ओर आते हैं। बिंदु आवेश रूपी लिगेंड तथा केंद्रीय धातु आयन के बीच आकर्षण पूर्णतः वैद्युत स्थिरीय होता है। जिस प्रकार से वैद्युत आकर्षण बल होता है प्लस माइनस के बीच, इसी प्रकार से केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच बच्चों होता है। इस प्रकार से इसमें जो बंध बनता है बिल्कुल आयनिक बंध बनता है। अगला पॉइंट था कि धातु आयन की सभी कक्षकों की ऊर्जा वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। जो मार्ग में आता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। लिगेंडों के मार्ग में जो भी आएगी, यदि कक्षक लिगेंड कक्षक पे प्रवेश कर रहे हैं, सीधे कक्षा नहीं अक्ष पे बात करो, लिगेंड यदि अक्ष पर है, एक्स अक्ष, वाई या जेड अक्ष, तो ऐसे कक्षकों की ऊर्जा बढ़ेगी जो कक्षक अक्ष पे होंगे, है ना। जैसे आप लोगों ने यहां पे देखा प्यारे बच्चों कि यहां पर देखो ये आपके जो तीन कक्षक हैं ये अक्ष पर नहीं होते, अक्ष के बीच में होते हैं। तो जब हम अष्टफलकी की बात करते हैं तो अष्टफलकी में जो लिगेंड होते हैं वो अक्षों पर जुड़ते हैं, इसलिए चौथे और पांचवें की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसे ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और नीचे जो है जिसकी ऊर्जा कम होती है उसके अपेक्षा उसे T2G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर। और यहां पर आप लोगों ने क्या समझा कि यहां पर अक्ष पर नहीं प्रवेश कर रहे हैं बल्कि अक्षों के बीच में जो है वो लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में, बिंदु आयन के रूप में प्रवेश करते हैं। तो इस बार जो ऊर्जा बढ़ेगी ऐसे कक्षकों की ऊर्जा बढ़ेगी जो अक्षों के बीच में होंगी। ठीक है, चीजें क्लियर। और भी कोई पॉइंट था कि लिगेंड के मार्ग में निर्धारण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों, है ना। चलिए, धातु आयन के कक्षकों की ऊर्जा वृद्धि में असमानता के कारण धातु आयन के कक्षकों को भिन्न ऊर्जा में विभक्त हो जाती है और यह विभक्त होने की घटना बच्चों विपाटन कहलाता है। और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन अपने आप में व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रबल लिगेंड क्षेत्र के उपस्थित होने पर बच्चों, प्रबल लिगेंड क्षेत्र के उपस्थित होने पर, है ना, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा बढ़ गई तो यहाँ पर ये स्थायी रूप से विद्यमान हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत था। थोड़ा सा क्लास लंबा चला क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आज का क्लास लंबा होगा। और ये कुछ कमियां थी बच्चों इनकी, संयोजकता वन सिद्धांत की कमी ये थी कि इन्होंने प्रकाश की अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। उपसहसंयोजियों के चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं की जा सकती थी बच्चों। एक प्रकार से मुख्य रूप से यह सहसंयोजी अंक 4 वाले यौगिकों की आकृति चतुष्फल की होगी या वर्ग समतली, ये निर्धारण नहीं कर सके, है ना। यह प्रबल एवं दुर्बल लिगेंडों में अंतर नहीं कर पाए। तो ये इनकी कुछ कमियां थी। यदि कभी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक तो हट गए हैं, उपसहसंयोजी यौगिक से ही सारे के सारे टॉपिक, है ना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए बच्चों आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे टॉपिक आप लोग थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लें। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा चला, उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो गई होगी बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।